बच्चों, today we are going to discuss the complex number geometry part. So we will revise all the concept related to the geometry in the complex number one by one. So देखो जो बच्चों जो पहला पार्ट आता है वो सिंपल सा ये है कि यदि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, तो ये जो Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग कुछ ना कुछ होगी। तो कई बार माइंड में आता है कि मैं लाइन ज्वाइनिंग कैसे कैलकुलेट करूंगा, हाउ आई विल कैलकुलेट लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दिस टू। ठीक है, या फिर इनके ऊपर यदि मुझे कोई पॉइंट कैलकुलेट करना हो तो उस पॉइंट को कैलकुलेट कैसे करूंगा। तो यदि आपके पास यदि कोई पॉइंट है कैपिटल एम जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, तो सेक्शन फॉर्मूला भी हम लोग लगा सकते हैं। जैसे आप लोग कोऑर्डिनेट के अंदर काम करते हैं, सिमिलरली अपन यहाँ पर भी काम कर सकते हैं। जैसे वेक्टर में काम करते हैं, सिमिलरली हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो जो m पॉइंट आएगा उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे दैट विल बी m टाइम्स Z2 प्लस n टाइम्स Z1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। दिस इज योर कोऑर्डिनेट ऑफ m। अब ये तो बात क्लियर ही है कि इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा, वो तो हमें स्ट्रेट लाइन वाला जो कंसेप्ट है वही यहाँ पर आएगा, इंटरनल रेशियो और एक्सटर्नल रेशियो। ठीक है, कि m बाई n यदि पॉजिटिव होगा तो इंटरनल आ जाएगा और नहीं तो एक्सटर्नल भी आ सकता है हमारा। ठीक है, ये बात क्लियर है क्या? किसी को इसके अंदर डाउट? ठीक, अब मैं आगे की बात करता हूँ कि मैं आगे कैसे डील करूंगा। मैं जैसे यदि मैं ट्राइंगल की यदि बात करूं, ट्राइंगल की यदि मैं बात करूं तो देखो ट्राइंगल के अंदर मेरे पास तीन पॉइंट होते हैं बेटा, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। लेट्स से दिस इज Z1, B इज Z2 एंड द C इज Z3। ठीक है, तो ट्राइंगल के अंदर बताओ हम क्या क्या स्पेशल पॉइंट्स के बारे में बात करते थे। ट्राइंगल के अंदर हम बहुत सारे स्पेशल पॉइंट्स के बारे में बात करते थे, याद कीजिए, करते थे या नहीं करते थे। एक तो हम बात करते थे सेंट्रोइड के बारे में। सेंट्रोइड होता था, वो क्या होता था, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाई 3। जैसे x1 प्लस x2 बाई, इस प्रकार से जैसे वेक्टर में क्या बात करते हैं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बाई 3, और टू डायमेंशन में x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y2, इस प्रकार से। सिमिलरली यहाँ पर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3, दिस इज द सेंट्रोइड। यदि मैं यहाँ पर साइड लेंथ की बात करूं, लेट्स से दिस इज द साइड लेंथ a, दिस इज द साइड लेंथ b एंड दिस इज द साइड लेंथ c। तो मेरे पास यदि ये साइड लेंथ होंगी तो मेरे पास जो इन सेंटर होता है, इन सेंटर, उसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे बेटा, बताओ। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे बच्चों, वो आ जाएगा a टाइम्स Z1 प्लस b टाइम्स Z2 प्लस c टाइम्स Z3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। ये मेरा आ जाएगा बच्चों इन सेंटर। आया नहीं? ठीक है, ये बात भी क्लियर होगी, सभी लोगों को क्लियर है ना कि ट्राइंगल के अंदर मुझे ये वाली बातें आनी चाहिए। ठीक, अब यदि मैं इसके साथ साथ यदि जो मैं बात कर रहा था कि किसी भी पॉइंट, यदि मेरे पास एक पॉइंट है फिक्स Z1, ठीक है, और एक पॉइंट है Z2, वही दो पॉइंट, यदि आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, तो बेटा ये Z1 और Z2 यदि सपोज लेट्स से दिस इज द पॉइंट A एंड दिस इज द पॉइंट B, तो Z1 Z2 के बीच की जो डिस्टेंस होती है AB, दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, ये होता है मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला। सब लोगों को क्लियर है क्या फंडा डिस्टेंस फॉर्मूला का? क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला आगे आने बहुत सारे फॉर्मूलों में काम आएगा। सब लोगों को क्लिक हो रहा होगा कि Z1 माइनस Z2 इज व्हाट, देखा जाए तो x1 माइनस x2 प्लस आयोटा टाइम्स y1 माइनस y2। यदि मैंने Z1 को x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 को x2 प्लस आयोटा y2 माना, तो आप बताइए ये जो AB है, AB जो डिस्टेंस है, ये अपनी Z1 माइनस Z2, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये अंडरूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आ गया नहीं आ गया? सभी लोगों को ये बात क्लियर है डिस्टेंस फॉर्मूला? साथ साथ बताते जाएं बच्चों, ताकि क्लियरिटी आती जाए कि चमक आ रहा है, चमक रहा है, नहीं चमक रही बातें। ठीक है, अब मैं फोर्थ की बात करता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर हो गया। तो बेटा यहाँ पर यदि मैं ये कहूँ कि मॉड ऑफ z माइनस Z1, तो मॉड ऑफ z माइनस Z1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Z फ्रॉम Z1।
जैसे आप वेक्टर से और 2D से इसको कोरिलेट करके पढ़ो ना, बहुत मजा आ जाएगा आपको कि z कोई मूविंग पॉइंट है, z की जगह से अपन r वेक्टर कोई मूविंग पॉइंट है। 2D की बात करें तो x, y कोई मूविंग पॉइंट है z की जगह x, y। 3D की बात करूं तो z इज x, y, z, और z1 इज वेक्टर की टर्म में a वेक्टर है z1। 2D की बात करूं तो z1 इज x1, y1, और यदि मैं 3D की बात करूं तो z1 इज x1, y1, z1। इस प्रकार से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम z1, दिस इज मॉड ऑफ z माइनस z1। ठीक है, तो बच्चों मुझे बताओ कहीं पर यदि आपको ये रिलेशन हो कि मॉड ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2, तो लोकस ऑफ z क्या होगा? z कहां पर मूव करेगा, जल्दी से बताएं सभी लोग, तो लोकस ऑफ z क्या होगा इसके? यदि z की डिस्टेंस z1 से और z की डिस्टेंस z2 से, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ व्हाट? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ व्हाट? देखो ध्यान से समझो, क्या ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, आप ध्यान से समझिए यहां पर कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड जो है बेटा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट z1 फ्रॉम z, yes or no, and this right hand side is the distance of the point z from z2। तो z पॉइंट इस प्रकार से मूव कर रहा है कि उसकी z1 और z2 से डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। z point moves in such a way, moves in such a way that its distance, that its distance from z1 and z2 इज इक्वल। जेड पॉइंट इस प्रकार से मूव करेगा कि उसकी z1 और z2 से, z1 z2 हमारे पास दो फिक्स पॉइंट हो गए कि उनकी जो z1 z2 से डिस्टेंसेज है वो फिक्स है और क्या है? इक्वल है। अब आप बताओ बच्चों, दो पॉइंट से कोई ऐसा पॉइंट जो इक्वल डिस्टेंस पर हो, वो क्या होता है? उन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ये तो आता है ना सबको ज्योमेट्री से कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग इज द लोकस ऑफ जेड। ये वाली बात क्लियर हुई या नहीं हुई सबको? ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको यहीं पर लोकस ऑफ जेड के ऊपर, कि जैसे सपोज z माइनस i1 इज इक्वल टू z प्लस 1, तो लोकस ऑफ जेड क्या होगा बताओ जरा? ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, तो सभी लोग आंसर दें कि यहां पर लोकस ऑफ जेड क्या होगा। तो मेरे पास दो पॉइंट आ गए, एक पॉइंट इज -1,0 और दूसरा पॉइंट इज 1,0। यस और नो? आपके पास दो पॉइंट है, तो इन दोनों का पॉइंट ज्वाइनिंग, इन दोनों का पॉइंट ज्वाइनिंग का बाइसेक्टर, तो इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग क्या है? इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग क्या है? y इक्वल टू 0। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी ये x इक्वल टू 0 आएगी या नहीं आएगी? ठीक है, अब आपने जो आंसर कैलकुलेट किया ये कार्टेशियन सिस्टम में है। किसके अंदर है? कार्टेशियन सिस्टम के अंदर है। यदि आपका आंसर कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में गिवन हो तो बेटा कुछ नहीं करना आपको। देखो क्वेश्चन मुश्किल इसलिए लगता है कि आप लोग कार्टेशियन में डील नहीं करते हो। आप हर क्वेश्चन को कार्टेशियन में लेकर के करो, ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन को। जैसे ही आप कार्टेशियन में लेकर के क्वेश्चंस को करेंगे ना बेटा, तो प्रॉब्लम इतनी आसान हो जाती है, पूछो मत। जैसे एक्स है, आपको पता है कि x प्लस आयोटा वाई जेड होता था और x माइनस आयोटा वाई ये मेरा जेड बार होता था या नहीं होता था? तो यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो z प्लस जेड बार बाई 2, दिस इज x। तो आपका जो लोकस आया दैट इज x इक्वल टू 0, दैट मीन्स z प्लस जेड बार इक्वल टू 0, दिस इज योर रिक्वायर्ड लोकस, यदि वो इस टर्म में बात करेंगे, और अदरवाइज x इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे कि मैं क्वेश्चन और लेता हूं आपके सामने कि इस ये वाला जो क्वेश्चन है ये पहले आ भी चुका है एग्जाम के अंदर, फाइनल एग्जाम के अंदर। z माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस आयोटा इज इक्वल टू z प्लस 1। चलो z प्लस आयोटा ले लेते हैं।
क्या इनको सेटिस्फाई करने वाला कोई जेड हो गया क्या? सोल्व फॉर जेड, सोल्व फॉर जेड। तो जेड के लिए सोल्व कीजिए कि जेड की वैल्यू निकालिए लोकस की हेल्प से। तो देखो अपन ज्योमेट्रिकली भी देखें तो ये क्या कहना चाह रहा है, ज्योमेट्रिकली क्या कहना चाह रहा है। देखो ज्योमेट्रिकली सिंपल सी बात है यहाँ पर, ये मेरा ओरिजिन, एक हो गया मेरा 0,1, आयोटा वाला पॉइंट होता है 0,1, और माइनस आयोटा मतलब 0,-1। तो इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये वाली लाइन, एक है 1,0, तो इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो वो ओरिजिन से पास कर रहा है, वो ये हो गया लोकस। एक का लोकस ये आया, एक का लोकस ये आया, और इन दोनों का लोकस ये आ चुका। इन दोनों का लोकस निकाल दिया अपन ने, और फर्स्ट और लास्ट का लोकस, फर्स्ट और लास्ट का लोकस मतलब इस वाली लाइन का, तो वो ये वाली लाइन आएगी। इन तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज ओरिजिन। तो ओनली ओरिजिन इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। आपका जो जेड होगा दैट इज ओरिजिन। जीरो, जीरो लिखने का मतलब 0 + i0। सभी लोगों को क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये चौथा जो पॉइंट था डिस्टेंस से कि लोकस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग z1 एंड z2। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब मैं पांचवें पॉइंट की बात करता हूँ यहाँ पे। पांचवें पॉइंट पे देखो बेटा, बहुत सिंपल सी बात होती है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू थीटा, इसका लोकस क्या होता है? क्या होता है बताइए? आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू थीटा का लोकस क्या होगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू थीटा का जो लोकस होता है कि z इस प्रकार से मूव करेगा कि उसका आर्ग्यूमेंट हमेशा थीटा रहे। मतलब जैसे कि मैं ओरिजिन से एक ये रे बना देता हूँ, ये रे एक थीटा इंक्लिनेशन पर है, सबको पता है ये पॉजिटिव रियल एक्सिस होती है। तो यहाँ पर कोई भी यदि z लाई करेगा इस रे के ऊपर, तो उसका आर्ग्यूमेंट हमेशा थीटा रहेगा, नहीं रहेगा? तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू थीटा इज ए रे, ठीक है। लेकिन यदि इसी में यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू थीटा, तो वो क्या हो जाएगा? शिफ्टिंग कर दो, जैसे वेक्टर में शिफ्टिंग करते थे, तो ये कहां शिफ्टिंग हो जाएगी अपनी? जेड नॉट पर। जेड नॉट से कोई रे निकलेगी जो कि एक्स एक्सिस के साथ, रियल एक्सिस के साथ पॉजिटिव में थीटा बना रही है, और यहां पर कोई जेड पॉइंट हो। बात समझ में आ गई क्या? जेड माइनस जेड नॉट इज ए न्यू वेक्टर, बट जेड का जो वैल्यू है वो जेड नॉट नहीं हो सकता, तो जेड नॉट पर ओपन आएगा। उसका रीजन सिंपल सा ये, यहाँ पर हमने ओरिजिन पर ओपन लगाया, यहाँ पर जेड नॉट पर ओपन लगाया। उसका सिंपल सा रीजन क्या है बच्चों? क्योंकि आपका जीरो का आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होता है। बता दो आप, जीरो का आर्गुमेंट यदि डिफाइन होता है तो नहीं होता ना जीरो का आर्गुमेंट, ठीक। सिक्स्थ दी मैं इसकी बात करूं, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, इसका लोकस क्या होगा बच्चों? इसका लोकस क्या होगा बताइए? मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, इसका लोकस क्या होगा? उसे सर्कल, तो ये सर्कल है तो इसका सेंटर क्या है? इस सर्कल का सेंटर क्या है? जेड नॉट। और इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस, रेडियस इज आर, ठीक है। मतलब ये क्या है? ये जेड इस प्रकार से मूव कर रहा है कि उसकी जेड नॉट से डिस्टेंस हमेशा फिक्स है, एंड दैट फिक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू आर। सो जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, तो दिस इज अ सर्कल। अब बच्चों यहां से देखो एक बात आती है कि यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं, जेड माइनस जेड नॉट इंटू, इसका जेड इंटू जेड बार होता है ना, देखो स्क्वायर करने पर, तो जेड बार को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जेड बार इंटू जेड नॉट का बार इज इक्वल टू आर स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया मैंने। तो देखो ये क्या आ रहा है? जेड जेड बार माइनस जेड नॉट इंटू जेड बार माइनस जेड इंटू जेड नॉट बार प्लस
जेड नॉट इंटू जेड नॉट बार माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये वाली बात क्लियर है कि सभी बच्चों को? स्क्वायर कर दिया मैंने। अब देखो आप, यदि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था x प्लस आयोटा y, तो एक तरीके से z z बार अपना क्या हो गया, मॉड z स्क्वायर। सो z z बार इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सर्कल के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का टर्म आता है या नहीं आता बच्चों? आता है ना। तो ये जो टर्म है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का टर्म है। तो बेसिकली देखो ये भी एक सर्कल का फॉर्मेट है, जेड जेड बार माइनस जेड नॉट इंटू जेड बार माइनस जेड नॉट बार इंटू जेड प्लस मॉड जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो यदि कोई इक्वेशन आपको इस टाइप की मिले, जेड जेड बार प्लस अल्फा जेड बार, ध्यान से समझना, प्लस अल्फा जेड बार प्लस अल्फा बार जेड प्लस ए कांस्टेंट इक्वल टू 0, प्लस ए कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो देखो ये जो टर्म थी ये कांस्टेंट थी, यानी मुझे बताओ, मॉड जेड नॉट का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म थी। और अल्फा, अल्फा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अल्फा रियल नंबर नहीं है, अल्फा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यदि इस टाइप का फॉर्मेट होता है तो ये भी मेरा एक सर्कल होता है, ये भी मेरा क्या होता है बेटा, सर्कल होता है। इस सर्कल का जो सेंटर होता है, देखो जेड नॉट सेंटर था ना हमारा, तो यहां से कंपेयर करो यदि इस इक्वेशन से, तो सेंटर कितना हो जाएगा बेटा, माइनस अल्फा हो जाएगा सेंटर। ये बात सबको चमक रही है क्या? सेंटर इज माइनस अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस जेड नॉट, तो अल्फा माइनस अल्फा इज जेड नॉट। और रेडियस, रेडियस इज व्हाट, मॉड जेड नॉट का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। सो दिस इज मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो रेडियस इज अंडर रूट ऑफ मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस सी। तो यदि इस फॉर्मेट में, यदि इस फॉर्मेट में सर्कल की इक्वेशन है, तो हम कहेंगे कि ये भी मेरी सर्कल की इक्वेशन है, और इसका जो सेंटर है वो है माइनस अल्फा, और इसका रेडियस है मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस सी। ये बेटा जनरल फॉर्मेट है, ये जो मैंने स्टार बनाया डबल स्टार, दिस इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ द सर्कल। इसको मैंने इस वाली फॉर्मेट से कंपेयर किया है। कौन सी वाली फॉर्मेट से कंपेयर किया है? इस वाली से, इस वाली के साथ मैंने कंपेयर किया है कि इसको यदि मैं जनरल ऐसा लिख दूं, तो पहला टर्म देखो जेड जेड बार, तो ये जेड जेड बार का टर्म था, उसके सामने का जो कोफिशिएंट था उसको मैंने अल्फा बोल दिया लेट से। तो ये अल्फा है, तो ये अल्फा बार है या नहीं? ठीक है। तो प्लस अल्फा बार इंटू जेड प्लस सी इक्वल टू सी। ठीक है। अब इसमें भी खास बात क्या है कि ये जो टर्म होती है ना, ये अपना लीनियर है, ये लाइन की इक्वेशन होती है, किसी भी लाइन की इक्वेशन। अभी मैं आपको समझाऊंगा ये लाइन की इक्वेशन कैसे आती है। तो देखो सर्कल की जो इक्वेशन होती है, सर्कल की इक्वेशन में यही तो होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लाइन, लाइन जैसे कि 2gx प्लस 2fy प्लस सी। बच्चों ये बताओ, ये वाला सी और वो वाला सी सेम नहीं है। 2gx प्लस 2fy प्लस सी क्या होता है? लाइन होता है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसमें कंपोनेंट यदि ऐड कर देते हैं लाइन के अंदर, तो सर्कल की इक्वेशन बन जाती नहीं बन जाती? तो जेड जेड बार जो है ना यहाँ पर, ये मेरा कंपोनेंट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग, और उसके साथ वाला जो लिखा हुआ है वो लाइन का जनरल फॉर्मेट है, वो लाइन का जनरल फॉर्मेट है। लाइन का जनरल फॉर्मेट ये होता है अल्फा जेड बार प्लस अल्फा बार जेड प्लस सी इक्वल टू 0, where c is the real number। यहाँ पे जो c है ना, ये वाला c belongs to a real number and this is the center, capital C, this is the center। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ पहले, फिर आगे डिस्कस करें। रेडियस कैसे आई? रेडियस क्लियर नहीं हुई क्या अभी तक? आपने कंपेयर कर दिया ना बेटा इसको, कांस्टेंट टर्म को, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करो बेटा, कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कीजिए। ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, मॉड जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको सी के साथ कंपेयर कर दिया, इसको किसके साथ कंपेयर कर दिया? सी के साथ। बेटा सेंटर जेड नॉट है ना, सेंटर यदि जेड नॉट है तो इसको अल्फा जेड माइनस जेड नॉट की जगह ही तो आपने अल्फा बोला है।
इधर देखो, अल्टरनेट अप्रोच, दूसरा तरीका बताता हूँ ये सर्कल की इक्वेशन कैसी हो। आप लोगों को पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, या फिर मैं लेमडा बोल देता हूँ ना, चलो लेमडा इक्वल टू 0, ये सर्कल होता है। तो यहां पर आपने जेड जेड बार पुट कर दिया इसकी जगह पे, प्लस 2g, आपको पता है x होता है आपका z प्लस जेड बार बाई 2 प्लस ट्वाइस ऑफ f, y क्या होता है बेटा z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा, ये y होता है, प्लस लेमडा इक्वल टू 0। ये वाली कहानी सबको क्लियर है क्या? x और y की वैल्यू पुट कर दी सर्कल को, ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछो, ठीक है। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ सर्कल को डिराइव करने का। तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा अपना, ये आ गया जेड जेड बार प्लस g टाइम्स z प्लस जेड बार, ठीक है। अब 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो आप, माइनस आयोटा से, क्या करो बेटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस आयोटा f, तो माइनस आयोटा से करोगे ऊपर तो नीचे माइनस आयोटा इसका कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, z माइनस जेड बार प्लस लेमडा इक्वल टू 0। ये वाली कहानी क्लियर है क्या? बताओ जरा। जेड जेड बार प्लस जी टाइम जेड प्लस जेड बार माइनस आयोटा एफ इंटू जेड माइनस जेड बार प्लस लेमडा, तो ये कितना हो गया जेड प्लस जेड बार प्लस जेड बार का कोफिशिएंट बताओ, जी प्लस आयोटा एफ इंटू जेड बार, और जेड का कोफिशिएंट बताओ जी माइनस आयोटा एफ इंटू जेड प्लस लेमडा इक्वल टू 0। क्लियर है ये बात? तो बच्चा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकता जेड जेड बार, यदि मैं इसको अल्फा बोल दूं सपोज, इसको अंडरलाइन वाले को, तो अल्फा जेड बार प्लस, तो ये अल्फा बार है या नहीं, अल्फा बार जेड प्लस एक कांस्टेंट लेमडा इज द कांस्टेंट सी, तो लेमडा जो कांस्टेंट टर्म है वो एक मेरी रियल नंबर है, ठीक है। तो ये चमका ही नहीं चमका? तो बताइए इस सर्कल का जो सेंटर होता था वो तो माइनस जी कोमा माइनस एफ होता था, तो यदि कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करूंगा तो सेंटर माइनस अल्फा आएगा नहीं आएगा? अल्फा को आपने जी प्लस आयोटा एफ बोला है, जिनको भी दिक्कत थी सेंटर के अंदर बताओ। और रेडियस, रेडियस होती थी आपकी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यस और नो, माइनस लेमडा बेसिकली। तो सेंटर यदि ये है तो आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, सेंटर का कोऑर्डिनेट, सेंटर जो है ना बेसिकली देखा जाए तो माइनस जी कोमा माइनस आयोटा एफ है कॉम्प्लेक्स नंबर में, जिसको हम अल्फा बोल रहे हैं। तो ये अपना मोड अल्फा स्क्वायर हो गया नहीं हो गया? अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जनरली अल्फा को अपन कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं ट्रीट करते, अल्फा को कांस्टेंट लेते हैं, अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो ये अपना आ गया अंडर रूट ऑफ मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस लेमडा, जो कि सी भी हो सकता है, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को ये समस्या थी क्लियर हो गई? तो देखो यहां से मैंने कंक्लूजन क्या निकाला, मैंने कंक्लूजन ये निकाला कि एक तो सर्कल की इक्वेशन ये होती है, ठीक है, दूसरी सर्कल की इक्वेशन ये होती है जेड जेड बार प्लस अल्फा जेड बार प्लस अल्फा बार जेड प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर सी एक रियल नंबर होना चाहिए, तो ये सर्कल होता है और इसका जो सेंटर होगा दैट विल बी माइनस अल्फा एंड रेडियस विल बी अंडर रूट ऑफ मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस सी। देखो ये फॉर्मेट हम क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों, उसका इंपोर्टेंस क्या है? देखो क्वेश्चन में यदि कई बार आपको दिमाग में यदि स्किप हो जाए एग्जाम के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, यदि एग्जाम के अंदर इस टाइप का एक फॉर्मेट गिवन हो आपको और आपको ये क्लिक नहीं हो रहा कि यार ये सर्कल है या नहीं, आपको याद नहीं हो, तो आप जेड को एक्सप्रेस आइटा वाई पुट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे ही जेड को एक्सप्रेस आइटा वाई पुट करेंगे और उसको हेल्प से आप सोल्व कर लेना, जेड को एक्सप्रेस आइटा वाई पुट करके कन्वर्जन करोगे तो रियल रियल दुनिया की एक इक्वेशन आ जाएगी, वही आपका सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन यदि कई बार ऑप्शन में क्या हो, जेई एडवांस का पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना दिया, बोले ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है नहीं करता, तो जैसे फर्स्ट सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, सेकंड भी सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, तो विद कंडीशन हमें ये ध्यान रहना चाहिए। और जेई एडवांस में देखो कुछ क्वेश्चन में टाइम बहुत मिलता है, पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आता है तो टाइम रहता है क्वेश्चन करने का,
एप्टीट्यूड हमारा यदि अच्छा होगा तो हम कर पाएंगे क्वेश्चन को। अब जैसे कि मैं ये बोल रहा था कि दूसरा फॉर्मेट क्लियर है सबको सर्कल का, ठीक है। सर्कल के और भी बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, वो भी धीरे धीरे और एक दो बात करेंगे, एक दो सर्कल की और बात करेंगे, ठीक। अब जैसे लाइन की बात आती है, लाइन की मैं क्या कह रहा था कि ये जो वाला पार्ट है अल्फा जेड बार प्लस अल्फा बार जेड, ये वाला जो पार्ट होता है बेसिकली ये लाइन होता है। ये क्लियर भी हो गया होगा। फिर भी यदि किसी को डाउट है तो देखो लाइन क्या होती है, बेसिकली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होती है बेटा लाइन, कहीं पर भी। आप वही x की जगह यदि मैं z प्लस जेड बार बाई 2 प्लस b टाइम्स z माइनस जेड बार बाई 2 आयोटा प्लस c इक्वल टू 0, मैंने ये पुट कर दिया। और वही कहानी आपकी कौन सी, 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो a आ जाएगा a टाइम्स z प्लस जेड बार, यहाँ पर आयोटा माइनस आयोटा भी कर दो, 2 से भी कर दिया z माइनस जेड बार, और यहाँ से 2 से कर दिया तो 2c इक्वल टू 0। तो बेटा देखो a माइनस आयोटा b इंटू जेड प्लस a प्लस आयोटा b इंटू जेड बार प्लस ये कांस्टेंट चमक रहा है। तो ये यदि अल्फा है तो ये अपना अल्फा बार है। समझ में आ गया। तो ये जो फॉर्मेट होता है ना जिसको मैंने यहां पर सर्कल रेड लाइन किया है, दिस इज व्हाट लाइन का फॉर्मेट है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यदि कोई पूछे कि ये क्या है, दिस इज काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक। अब कुछ फॉर्मेट और आते हैं बच्चों लाइन के, स्ट्रेट लाइन के कुछ फॉर्मेट और भी हैं। जैसे कि स्ट्रेट लाइन बोल दिया गया है कि Z1 Z2 से पास करने वाली लाइन बताओ, Z1 Z2 से पास करने वाली लाइन बताओ। तो लेट्स से दिस पॉइंट इज A and this point is B and here we have a point P whose coordinate is Z, Z1 Z2 PZ। सभी को क्लियर है? तो मुझे बताओ वेक्टर्स याद करो, AP वेक्टर इज पैरेलल टू AB वेक्टर और नॉट। AP वेक्टर जो होगा ये AB वेक्टर के पैरेलल होगा। तो AP वेक्टर इज बोले तो Z माइनस Z1 इज इक्वल टू सम लैम्डा टाइम्स Z2 माइनस Z1, यस और नो, जल्दी बताइए। Z माइनस Z1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स Z2 माइनस Z1, ये कहानी आई या नहीं आई वेक्टर से? बता दो भाई, आ गई कहानी? जब ये कहानी आ गई दैट मीन्स Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1। देखो मैं सारी थ्योरी है ना 2D से वेक्टर से इनसे लिंक कर रहा हूं ताकि आप आसानी से इसको याद कर सके और आपको कुछ भी नया ना लगे, ठीक है। इज इक्वल टू लेमडा, तो लेमडा एक रियल नंबर होता है या नहीं होता? तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली रियल हो गया। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि प्योरली रियल होता है तो वो और उसका कॉन्जुगेट इक्वल होते हैं या नहीं होते? होते हैं। तो आपके पास क्या आ गया कि Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 और इसका कॉन्जुगेट बोले तो Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1, इसका होल कॉन्जुगेट इक्वल होंगे। सभी बच्चों को पता है कॉन्जुगेट ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो Z माइनस Z1 अपॉन Z बार माइनस Z1 बार इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों मैंने अलग अलग करके, Z2 बार माइनस Z1 बार। इसको सोल्व करोगे तो ये लाइन की इक्वेशन आएगी। तो ये भी आपकी लाइन की इक्वेशन है। इस प्रकार का एक बार रिलेशन उन्होंने जेई एडवांस वालों ने उसमें दे दिया था मैच द कॉलम के अंदर कि ये भी एक लाइन की इक्वेशन है। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, देखो इस टाइप की इक्वेशन को याद करने के लिए मैं एक टर्म डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स लॉ। जैसे स्ट्रेट लाइन में जैसे कि रियल दुनिया के अंदर स्लोप होता है ना y2 माइनस y1 अपॉन Z2 माइनस Z1, उसी प्रकार से ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो कॉम्प्लेक्स स्लोप होता है वो होता है Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 बार माइनस Z1 बार।
इसका रियल वाली दुनिया वाली स्लोप से कोई लेना देना नहीं है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि लाइन यदि पैरेलल है तो बताइए यहाँ पर एपी का स्लोप, एपी का कॉम्प्लेक्स स्लोप ये आएगा और ये आएगा एबी का कॉम्प्लेक्स स्लोप। तो स्लोप ऑफ एपी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एबी। तो पैरेलल के केस में जो रियल दुनिया में होता है वही कॉम्प्लेक्स दुनिया में भी होता है, स्लोप इक्वल होता है। कुछ कंक्लूजन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? चमक रहे हैं ना यार? बाकी सभी बच्चे बताओ। चमक गया कॉम्प्लेक्स स्लोप? चलो अगले लोकस पे चलते हैं। अगला लोकस है बेटा मॉड ऑफ z माइनस z1 अपॉन मॉड ऑफ z माइनस z2 इक्वल टू k। बताओ यदि k 1 हुआ तो क्या होगा और k 1 नहीं हुआ तो क्या होगा? k यदि 1 होगा तो लोकस ऑफ z क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वही ऑफ लाइन ज्वाइनिंग z1 एंड z2। हाँ या नहीं? और यदि k का वैल्यू 1 नहीं होता है तो ये सर्कल होता है। ठीक है, इस केस में देखो बच्चों आपको याद, बस रिजल्ट याद रखो। और इस केस में सजेशन ये दिया जाता है कि सपोज ऐसा आ गया z माइनस 2 आयोटा सपोज, और z माइनस 1 प्लस 3 आयोटा सपोज, इस टाइप का कुछ आ गया। तो अपने को क्या करना है, ऊपर वाले का मोड अपॉन नीचे वाले का मोड, और सपोज k की जगह उन्होंने दे दिया 2। ठीक है, तो अपने को कुछ नहीं करना है बेटा, यहाँ पर इसको इस तरीके से सोल्व करना है। आपको आइडिया दे रहा हूँ बस मैं आपको कि z माइनस 2 आयोटा इसका स्क्वायर कर देना, यहाँ आ जाएगा 4 टाइम्स मॉड ऑफ z माइनस 1 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर। z की जगह x प्लस आयोटा y पुट कर देना, और रियल वर्ल्ड के अंदर, रियल वर्ल्ड के अंदर रियल एक्स वाई के अंदर आपके पास इक्वेशन आएगी, और वो इक्वेशन सर्कल की आएगी, और उसका सेंटर और रेडियस अपन निकाल सकते हैं। तो रियल वर्ल्ड में दुनिया करना, इसको कॉम्प्लेक्स में डील नहीं करना है। जब इस टाइप का फॉर्मेट हो तो उसको कॉम्प्लेक्स में डील मत करना, थोड़ा सा लेंदी रहेगा। बेटर रहेगा कि अपन k नॉट इक्वल टू 1 की कंडीशन याद रखें। यहाँ पर वैसे डिराइव करने को तो हम सेंटर और रेडियस भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन वो कोई यूज के नहीं है। सेंटर और रेडियस डिराइव करने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर अपन इसी तरीके से करेंगे वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये वाली अप्रोच क्लियर है? तो सर्कल का एक लोकस और होता है, यदि मॉड ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इक्वल्स टू k और k नॉट इक्वल टू 1, देन द लोकस ऑफ z इज सर्कल। और k इक्वल टू 1 का केस तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है बात? ठीक, अब और आगे चलते हैं। और अगला जो लोकस आता है बेटा वो ये आता है मॉड ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2। बताओ इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा है कि z पॉइंट की z1 से डिस्टेंस और z2 से डिस्टेंस। मान लेते हैं P कोई z पॉइंट है, A कोई z1 पॉइंट है, और B कोई z2 पॉइंट है। ठीक है, तो मैं इनके बारे में बात करना चाहता हूँ। मॉड ऑफ z माइनस z1 माइनस मॉड ऑफ z माइनस z2, तो ये इनका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड हो गया और ये इनका सम हो गया। ये बेसिकली क्या है, PA प्लस PB, और ये वाला क्या कहना चाह रहा है, PA माइनस PB। इस तरीके से डील करेंगे, PA माइनस PB। तो कुछ कहीं ना कहीं किसी पॉइंट का दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का, एक जगह सम की बात कर रहा है, एक जगह डिफरेंस की बात कर रहा है। तो याद करो, सपोज यहां पर भी मैं k बोल देता हूं और यहां पर भी मैं k बोल देता हूं। ये पहला केस मेरा और ये मेरा दूसरा केस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। तो किसी पॉइंट का दो पॉइंट से सम ऑफ द डिस्टेंसेज यदि कांस्टेंट होता है तो PA प्लस PB इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां पर चांस है कि लोकस जो आएगा
वो क्या आएगा? क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या लोकस इज इलिप्स? और क्या मैं यहां बोल सकता हूं क्या लोकस ऑफ जेड इज हाइपरबोला? क्या ये ऑलवेज ट्रू है जो मैंने स्टेटमेंट लिखे हैं फर्स्ट एंड सेकेंड? क्या ये ऑलवेज ट्रू है? क्या यस और नो में आंसर दें कि क्या ये ऑलवेज ट्रू है? हमेशा ट्रू नहीं है। तो वो क्या याद रखनी है? देखो आपको पता है कि यदि ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के, याद करो पी एस वन प्लस पी एस टू इक्वल टू टू ए होता था, तो के की वैल्यू तो हो गई टू ए। और ये जो जेड वन माइनस जेड टू है, फोकाई, ये फोकाई होंगे यदि इलिप्स होगा तो ये फोकाई होंगे, तो जेड वन माइनस जेड टू का मोड मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये होती थी इलिप्स के टर्म में टू ए। यदि ये इलिप्स है तो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू वन से छोटा होना चाहिए। मतलब आप टू ए में से टू ए को डिवाइड कर दो, तो मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू अपॉन के ये वन से छोटा होना चाहिए। मतलब के का जो वैल्यू है वो मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू से बड़ा होना चाहिए। तो ये जो लोकस है ना, ये पहले वाला, ये इलिप्स तभी होगा जब के का वैल्यू मॉड जेड वन माइनस जेड टू से बड़ा होगा। और यदि ये इलिप्स हुआ तो जेड वन जेड टू विल बी द फोकाई ऑफ दिस। ये बात क्लियर है क्या बच्चों? और यहां पर बताइए इस केस में k इज इक्वल टू टू ए, मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू अगेन इज टू ए। यहाँ पर इसेंट्रिसिटी वन से बड़ा होता है, तो मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू अपॉन के इज ग्रेटर देन वन। तो इसका लोकस इलिप्स हाइपरबोला कब होगा? जब k इज लेस देन मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू। किसी को डाउट? इलिप्स और हाइपरबोला का कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? बताइए। इलिप्स और हाइपरबोला का लोकस क्लियर है क्या इन द केस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर? वो प्रॉपर्टी यदि याद है हमें, पी एस वन प्लस पी एस टू इक्वल टू टू ए और पी एस वन माइनस पी एस टू इक्वल टू टू ए, मतलब टू ए हाइपर, लेकिन उसमें इसेंट्रिसिटी का रोल है। यहाँ पर कंडीशन जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। यदि आपने कंडीशन को डिराइव नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया, तो स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स हो सकता है। ठीक। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू, यदि मैं इसको जेड वन माइनस जेड टू कर दूं, क्योंकि वहां पर तो इलिप्स के लिए तो यहाँ पर जो के आ रहा था वो जेड वन माइनस जेड टू से बड़ा था, यदि वो इक्वल हो गया तो क्या होगा? मतलब ये जो मैंने सपोज, एक मिनट रुको, मैं इसको इस तरीके से ये नहीं लिखता हूँ, मैं के ही लिखता हूँ। तो के का वैल्यू यदि मॉड जेड वन माइनस जेड टू से ज्यादा हुआ तो लोकस जो आया वो क्या आया? इलिप्स आया। ये बात क्लियर है? यदि के का वैल्यू मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू के इक्वल हुआ तो लोकस क्या होगा? ये बताओ। मतलब क्या हो गया कि ये जो पी पॉइंट है, जो कि, सॉरी, ये तो अपना ए था ना, ए जेड वन, ये था मेरा बी जेड टू। तो ये जो पी पॉइंट है इसकी इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस का सम क्या है? कांस्टेंट है। और जेड वन जेड टू के बीच की डिस्टेंस के इक्वल है। तो ये मिड पॉइंट थोड़ी होगा भाई मेरे, कहीं पर भी हो सकता है ना पी पॉइंट। मिड पॉइंट की क्या कंडीशन है बताओ? मिड पॉइंट की कंडीशन क्या है? ये इक्वल है क्या बताओ? जो मैंने लिख दिया कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, तो क्या ये मिड पॉइंट की कंडीशन है क्या? नहीं है ना। तो बेसिकली z lies on the line segment, so locus of z is a line segment. Locus of z is a line segment joining z1 and z2, joining z1 and z2। चमक गई बात या नहीं चमकी? ए बी के ऊपर कहीं ना कहीं z लाई करेगा। श्रुति, तो बताओ यदि k का वैल्यू, और केस लेता हूं चलो, यदि मॉड ऑफ z1 माइनस z2 से छोटा हुआ तो क्या? बड़े का केस ले लिया, इक्वल का केस ले लिया, छोटा होगा तो क्या होगा? ये वाला ले लिया अपन ने, ये वाला केस ले लिया, तो छोटे पे क्या होगा?
हाइपरबोला कैसे हो जाएगा यार? हाइपरबोला की कंडीशन थोड़ी है बेटा, ये पी ए प्लस बीबी है ना, पी ए प्लस बीबी इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट। हाइपरबोला के लिए तो पी ए वन माइनस पी ए टू है ना, इसी कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो ये कहेगा कि किसी पॉइंट पी की ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस का सम पी ए प्लस पी बी इज लेस देन ए बी। ये तो कहना चाह रहा हूं, बताओ। किसी पॉइंट की ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस का सम ए बी से छोटा पॉसिबल है क्या? सब लोग सोचो, क्या पी पॉइंट का ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस का सम ए बी डिस्टेंस से छोटा है क्या? पॉसिबल है क्या? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करेगा। सम ऑफ द टू साइड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्ड साइड, मतलब लोकस कहां गया भाई साहब? लोकस ऑफ जेड इज लोकस ऑफ जेड इज फाइव, कुछ नहीं है, नील सेट, नील बटा सन्नाटा, कुछ नहीं आएगा। जेड बिलोंग्स टू फाइव, कोई लोकस नहीं है, कहीं पे भी सेटिस्फाई नहीं करे। चमक गई क्या बात? तो क्या होता है, देखो थ्योरी के अंदर ये चीज पढ़ाई जाती है, अच्छा ये हो गया तो अच्छा इलिप्स हो गया, लेकिन बाकी के सारे केसेस भी हमें एनालाइज करके देखने चाहिए, ताकि हम अच्छे से थोड़ा सा डेप्थ के अंदर एनालिसिस किया हुआ रहता है, तो चीजों को हम आसानी से डील कर सकते हैं। कोई पूरी ज्योमेट्री है ये पूरी, ठीक है। चलो, यार सारे लोकस हो गए, बस एक लास्ट लोकस बचा है। कौन सा वाला बचा है, याद है ना? आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज इक्वल टू थीटा। याद है थीटा वाला? तो थीटा जीरो होता है तो क्या होगा? थीटा थीटा जीरो होगा तो क्या होगा? रटो मत चीजों को, रटो मत। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू थीटा। मतलब z इस प्रकार से है कि ये पॉइंट है लेट से z1, ये पॉइंट है z2, ठीक है। अब बताओ बच्चों, यदि थीटा का वैल्यू जीरो हुआ, थीटा यदि जीरो हुआ, तो इन दोनों का आर्ग्यूमेंट इक्वल हो गया या नहीं हो गया? आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 और आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2 इक्वल हो गया नहीं हो गया? मींस z पॉइंट इस प्रकार से होना चाहिए कि z माइनस z1 वेक्टर और z माइनस z2 वेक्टर पैरेलल वेक्टर होंगे एक तरीके से। तो बताओ z वेक्टर इसके इधर होगा या जहां पर होगा या नहीं होगा? z जहां पर मैंने z बनाया तो z माइनस z1 और z माइनस z2 दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा या नहीं होगा? होगा। इसी प्रकार से यदि मैं इस पॉइंट से इधर की तरफ लाइन अपनी ड्रॉ कर दूं और यहां पर यदि मैं z बोल दूं तो भी कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो इस वाले केस में द लोकस ऑफ z इज पेयर ऑफ रे।
चमक गई बात? बोलो बच्चों, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो थीटा की वैल्यू यदि पाई हो तो क्या होगा? थीटा इक्वल टू पाई पे क्या होगा? एंटी पैरेलल वेक्टर जाएंगे नहीं? Z1 Z2 के बीच में एंटी पैरेलल, लाइक पैरेलल और एंटी लाइक, समझ गए बात को? ऐसे और ऐसे। तो लोकस ऑफ Z इज लाइन सेगमेंट, लोकस ऑफ Z इज लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यदि 0 से पाई के बीच में हो, ना तो 0 हो ना पाई हो, थीटा की वैल्यू यदि 0 से पाई में हो तो ये होता है लोकस ऑफ Z इज पार्ट ऑफ द सर्कल। लोकस ऑफ Z इज पार्ट ऑफ द सर्कल, इसके बारे में मैं भी डिटेल में बात कर रहा हूं। यदि थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होती है तो जो लोकस आता है वो पार्ट ऑफ द सर्कल आता है बच्चों। अब देखो, जैसे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इज इक्वल टू थीटा। तो बेसिकली हुआ क्या होगा, Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2, इसकी वैल्यू लैम्डा ई की पावर आयोटा थीटा रही होगी। इस बात से सब लोग एग्री करते हैं? मैं थोड़ा सा और इसको एनालाइज करता हूँ डीप में कि इसका वैल्यू कोई रियल नंबर, इसका मैग्नीट्यूड इनटू ई की पावर आयोटा थीटा रहा होगा, तभी तो इसका आर्गुमेंट थीटा बोला अपन ने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Z माइनस Z1 जो वेक्टर था वो Z माइनस Z2 वेक्टर को थीटा एंगल से रोटेशन से प्राप्त हुआ कि Z पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये आपका फाइनल वेक्टर, ये आपका इनिशियल वेक्टर। बताओ रोटेशन थ्योरम ये कहती है, सब लोगों को क्लियर है क्या रोटेशन थ्योरम? रोटेशन थ्योरम यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर यहाँ लैम्डा ई की पावर आइडा थीटा क्यों हुआ? बेटा आर्ग्यूमेंट यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट यदि थीटा है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? लैम्डा ई की पावर आइडा थीटा होगा ना कॉम्प्लेक्स नंबर। उसका मैग्नीट्यूड कुछ लैम्डा इंटू ई टू द पावर आइटा थीटा, यूलर्स फॉर्म में। ये रोटेशन थ्योरम यही तो कहती है फाइनल वेक्टर। बेटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 + 3 आयोटा, सॉरी 1 + आयोटा ले लो आप, तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना होता है? π/4 होता है। तो आप 1 + आयोटा को क्या लिखोगे? √2 ई की पावर आयोटा π/4 नहीं लिखते क्या? कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इसका मैग्नीट्यूड इंटू ई की पावर आयोटा थीटा होगा। यस सर?
इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कितना होगा, इसका आर्ग्यूमेंट पता है तो उसका मैग्नीट्यूड कुछ होगा, हमें नहीं पता मैग्नीट्यूड क्या, तो मैं उसको मैंने लैम्डा मान लिया इनटू ई टू द पावर आइटा थीटा, मुझे आर्ग्यूमेंट पता है केवल। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब यहाँ देखो, तो ये रोटेशन मतलब z माइनस जेड वन, ये जो वेक्टर है z माइनस जेड वन, ये इसको रोटेशन से आया होगा, किससे आया होगा, रोटेशन से। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि इसका लोकस एल्जेब्रिकली एनालाइज करते हैं तो इस सर्कल का पार्ट आता है। ठीक है, अब इसको ज्योमेट्रिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि आप क्या करो, z1 और z2 ये दो पॉइंट है आपके पास, इन दोनों की जो लाइन ज्वाइनिंग है उसको आप बना दो। इसको या तो आप डायमीटर ले लो, आप लाइन ज्वाइनिंग को। ठीक है, तो बताइए यदि एक कोई पॉइंट z यदि मैं यहाँ लेता हूँ, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, तो ये वेक्टर है मेरा z माइनस जेड वन और ये वाला मेरा वेक्टर है z माइनस जेड टू। यदि ये सर्कल हुआ तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, और इसको डायमीटर लूँ तो मैं, सर्कल के केस में ये वाला थीटा जो होगा ये 90 डिग्री होगा या नहीं होगा। तो बताइए z माइनस जेड वन, ये फैक्टर ऊपर जो आता है वो फाइनल वेक्टर होता है और जो नीचे आता है वो इनिशियल वेक्टर होता है। तो ये जो रोटेशन है ये कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, रोटेशन, रोटेशन यदि कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और थीटा पॉजिटिव कब लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में या क्लॉकवाइज में, यहाँ पर रोटेशन क्लॉकवाइज में हुआ। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे कि यदि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस जेड वन अपॉन z माइनस जेड टू, यदि ये पाई बाई टू या माइनस पाई बाई टू होता है तो जो लोकस होता है z का वो सेमी सर्कल होता है, ये याद रखना है। क्या होता है, सेमी सर्कल। कैसा होता है बेटा, सेमी सर्कल। तो अब ये चेक कैसे करेंगे कि ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा, है ना। तो ऊपर वाला सेमी सर्कल या नीचे वाला सेमी सर्कल, इसको चेक करने का तरीका यही है कि हमें नहीं पता, आप तो उन पॉइंट्स को बना लेना बेटा, और इसके ऊपर सपोज ऊपर वाला होगा तो ऊपर वाला होगा तो z माइनस जेड वन वेक्टर बनाना और z माइनस जेड टू वेक्टर बनाना। ठीक है, तो z माइनस जेड वन जिसे ये ऊपर है तो ये होता है फाइनल वेक्टर, z माइनस जेड टू ये नीचे है तो ये है इनिशियल वेक्टर, ये वाला इनिशियल वेक्टर। तो इसको इधर से जाने में किधर है रोटेशन, किधर है रोटेशन, क्लॉकवाइज, तो ये नेगेटिव वाला माइनस पाई बाई टू लेंगे तो ये ऊपर वाला लोकस आएगा, ऊपर वाला सेमी सर्कल, और नीचे लेंगे तो नीचे वाला लेगा पाई बाई टू पर। बेटा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज तो नीचे वाले केस में होगा, जैसे कि ये देखो, यदि z1 यहाँ है और z2 यहाँ है और पॉइंट यदि आप नीचे लेते हो, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, एक एक सेमी सर्कल होगा, या तो पाई बाई टू वाला केस होगा या माइनस पाई बाई टू वाला। ठीक है, तो ये देखो z माइनस जेड वन, ये इनिशियल, सॉरी z माइनस जेड वन इज फाइनल, z माइनस जेड वन इज योर फाइनल वेक्टर, ये ऊपर z माइनस जेड वन है, तो दिस इज योर फाइनल वेक्टर और दिस इज योर इनिशियल वेक्टर। तो बताओ इनिशियल से फाइनल आई से एफ की तरफ जाएंगे तो ये रोटेशन है, तो ये कौन से डायरेक्शन में है, बता दो मुझे कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में। तो थीटा यदि पाई बाई टू हुआ तो ये नीचे वाला लोकस आएगा, नीचे वाला सेमी सर्कल। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई टू, यदि दोनों हो गए एक साथ तो लोकस क्या हो जाएगा, पूरा सर्कल हो जाएगा, लोकस ऑफ जेड क्या हो जाएगा, सर्कल। कि भाई एक ऊपर वाला लूप भी कवर कर लिया और नीचे वाला लूप भी कवर कर लिया, बात समझ में आ गई क्या। केवल पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू होता है तो या तो ऊपर या नीचे, और यदि प्लस माइनस पाई बाई टू होता है तो लोकस ऑफ जेड इज सर्कल। तीसरा केस, यदि थीटा आपका 0 से पाई बाई टू में हुआ तो क्या होगा, z1 z2 की लाइन ज्वाइनिंग सरकमफ्रेंस पर मतलब ये कोड की तरह ट्रीट करेगी, z1 z2 की लाइन ज्वाइनिंग क्या होगी, कोड की तरह ट्रीट करेगी। तो बच्चों मुझे बताओ यहाँ पर लोकस जो होता है वो मेजर आर्क आएगा या माइनर आर्क आएगा,
ये बताओ, ये जो Z1 Z2 है, यदि ये माइनर आर्क हुआ तो माइनर आर्क पर यदि ये कोड कितना एंगल सबटेंड करती है? एक्यूट करती है, ऑब्ट्यूज करती है, सर्कल की प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो यहां पर यदि थीटा एक्यूट होता है तो मेजर आर्क ऑफ द सर्कल आता है। क्या आता है? मेजर आर्क ऑफ द सर्कल। मैं एक्यूरेट सर्कल नहीं निकाल रहा यहां पर, मैं तो ये बोल रहा हूं कि Z1 Z2 की लाइन ज्वाइनिंग उसका कोड होगा। Z1 Z2 की लाइन ज्वाइनिंग कोड होगा, ठीक है, तो मेजर आर्क होगा। अब उनमें से कौन सी आर्क होगी, ये हम कैसे डिटरमाइन करें? जैसे मैंने दो केस बना दिए, ये भी Z1 Z2 की लाइन ज्वाइनिंग कोड हो गई, तो ये जैसे कि इस टाइप का केस हो गया अपना। ठीक है, तो एक बार मैंने मेजर आर्क नीचे बना दी, मुझे पता है आंसर मेरा मेजर आर्क आना है। ये बात क्लियर है ना सबको कि मेरा जो आंसर है वो मेजर आर्क आना है? क्या आना है? मेजर आर्क। तो ऊपर वाला आएगा या नीचे वाला आएगा, ये कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो ये बेटा उस पर अपन रोटेशन थ्योरम से यूज में लेंगे। जैसे कि यहाँ पर कोई पॉइंट मान लिया Z, तो Z-Z1 ये वेक्टर है और Z-Z2 ये वेक्टर है। तो वेक्टर के अकॉर्डिंग देखेंगे लोकेट करके एक्चुअल में कि ये अच्छा, ये अपना इनिशियल वेक्टर, ये फाइनल वेक्टर है, ये अपॉन इनिशियल वेक्टर है, ऐसे चेक करेंगे। अच्छा, इनिशियल से फाइनल जाने पे रोटेशन किधर है? एंटी क्लॉकवाइज, तो अपना एंगल कितना दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ पर Z लेते तो Z-Z1 ये और Z-Z2 ये, इस प्रकार से अपन चेक कर लेते हैं और वहां से अपन क्वालिफाई कर रहे हैं कौन सा होगा। और सिमिलरली थीटा यदि π/2 से पाई के बीच में होता है तो हम बोलते हैं इसको माइनर आर्क, छोटी वाली। और उसमें भी कौन सा वाला, ऊपर वाला या नीचे वाला, वो डिपेंड करेगा कि रोटेशन किधर हो रहा है। ठीक है, इन सब के डेरिवेशंस हम लोग एल्जेब्रिकली करते हैं, एक्यूरेट कैलकुलेशंस वो मैं नहीं बता रहा हूँ। एल्जेब्रिकली अपन x प्लस आयोटा वाई पुट करके अपन पूरा का पूरा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अभी मैं करूंगा, उसके अंदर समझ में आ जाएगा। अपने को ये थ्योरी हमें याद रखनी है। थ्योरी क्या है बेटा, यहाँ पर मैं रिवाइज करवा देता हूँ थ्योरी आपको इसकी सर्कल के केस में। देखो यहाँ पर थ्योरी क्या है, यदि ये थीटा होता है तो थीटा इक्वल टू 0 पर पेयर ऑफ रे होता है, ये केस और ये केस। ठीक है, थीटा इक्वल टू पाई पर ये लाइन सेगमेंट होता है। थीटा 0 से पाई में होता है तो लोकस जो होता है वो पार्ट ऑफ द सर्कल होता है। ठीक है, थीटा यदि π/2 होता है तो सेमी सर्कल, -π/2 पे भी सेमी सर्कल। कौन सा वाला, वो रोटेशन से चेक करेंगे। थीटा यदि दोनों हो जाता है +-π/2 तो पूरा सर्कल बन जाता है। थीटा यदि 0 से π/2 में होता है तो मेजर आर्क होता है। लाइन ज्वाइनिंग Z1 Z2 उसकी कोड होगी। मेजर आर्क में कौन सा ऊपर नीचे, वो रोटेशन से चेक करेंगे। थीटा यदि π/2 से पाई में होता है तो सर्कल का उसका Z1 Z2 लाइन ज्वाइनिंग कोड का वहां पर ये क्या होगा? माइनर आर्क होगा। कौन सा ऊपर वाला या नीचे वाला, या कौन से साइड में या लेफ्ट में, वो अपन लेफ्ट राइट वो चेक करते हैं हम लोग रोटेशन की हेल्प से। ठीक है, तो चलो कुछ एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर, थ्योरी के। बच्चों बताओ, Z-3 + 2 आयोटा का मोड माइनस Z+आयोटा इक्वल टू 0। सब में लोकस बताना है, तो लोकस क्या होगा? बस आंसर देना है लोकस क्या होगा। इक्वेशन नहीं निकालनी है आपको, यू नीड टू आंसर द लोकस। तो दिस में एक ऑप्शन दिया है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट होगा क्या? Locus is perpendicular bisector
ऑफ लाइन सेगमेंट, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है बच्चों, इस केस में बताओ लोकस क्या होगा, व्हाट विल बी द लोकस? थीटा यदि π/4 हुआ तो लोकस क्या होगा? देखो हमें पता है आंसर तो मेजर आर्क आना है, आना है या नहीं आना है बताइए मुझे। ठीक है, अब वो मेजर आर्क कैसे लोकेट करेंगे? ठीक, मेजर आर्क तो आपके पास देखो बच्चों दो पॉइंट है, एक तो है ये Z1, एक है ये Z2। तो एक है आपके पास -1,0 और एक पॉइंट है 1,0। तो इन दोनों की जो लाइन ज्वाइनिंग की जो पॉइंट है दैट विल बी ट्रीटेड एज ए कोड। तो ये आपकी कोड है उस सर्कल की, सर्कल का पार्ट होगा आंसर, सर्कल नहीं होगा पूरा। ठीक, तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं बोलूं कि ये वाला आंसर हो जाए मेरा, या फिर मैं बोलूं ऊपर मेरी माइनर आर्क बने और नीचे इस टाइप की एक। ठीक है, तो ये वाला होगा या ये वाला, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, ये आंसर दो। तो अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई भी z लिया मैंने, तो ये जो वेक्टर है ये है z+1 वेक्टर, और ये जो वेक्टर है ये आपका z-1। तो ये आपका फाइनल है, देखो ये ऊपर z-1 ये फाइनल है और ये इनिशियल है, ध्यान से समझना। तो इनिशियल से फाइनल जाने में एंगल ऑफ रोटेशन कैसा है बेटा? एंगल ऑफ रोटेशन है आपका क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बताओ अपर मेजर आर्क, और यदि मैं ये लेता हूं सपोज यहां पर कोई जेड लिया मैंने, यहां पर इसके ऊपर सेकंड वाले केस के ऊपर, तो एक ये वेक्टर बनेगा और एक ये वेक्टर बनेगा। तो ये जो z-1 जो वेक्टर है ये ऊपर वाला है, तो ये फाइनल और ये इनिशियल। तो इनिशियल से फाइनल जाने में ये रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज, ये वाला क्लॉकवाइज रोटेशन है। ठीक है, तो हमें थीटा कैसा दिया है, पॉजिटिव। थीटा पॉजिटिव है तो आपका आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। चमका या नहीं चमका? तो जो लोग सेकंड वाला आंसर दे रहे थे उनको क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि आपका आंसर फर्स्ट वाला होगा? क्लियर हो गया? बाहर निकाल करके बताने वेक्टर्स, बाहर निकाल करके, रोटेशन इंपॉर्टेंट है। अब आपका जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ना, ये वाली मेजर आर्क आएगी आपकी, दिस थिंग। इसकी लेंथ कितनी होगी, इस मेजर आर्क की लेंथ निकाल सकते हो क्या आप? ये जो मेजर आर्क आई इसकी लेंथ निकाल सकते हैं क्या, लेंथ बताओ, इसकी लेंथ। यहां पर इसका कहीं सेंटर होगा, ये परपेंडिकुलर सेंटर से, ये ए, ये बी, ये ओरिजिन सेंटर से मिड पॉइंट पे कट करेगा, है या नहीं? तो ये जो एंगल है ये वाला एंगल, लेट्स से दिस इज सी, तो एंगल ACO, ये देखो मेजर आर्क पे ये कितना एंगल सब्टेंड कर रहा है, ये वाला एंगल मेजर आर्क पर, मेजर आर्क पर एंगल कितना सब्टेंड कर रहा है, π/4।
तो सेंटर पे इसका डबल करेगा तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, पाई/4 ही आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये इसकी रेडियस, ये इसकी रेडियस, ये रेडियस, बताओ, रेडियस निकाल देंगे अपन। ये जो ट्राइंगल बन रहा है आपका AOC, ये बेटा ये 45 डिग्री है, ये रेडियस है, ये 1 है, तो ये भी 1 होगा, 45 डिग्री है तो रेडियस का वैल्यू √2 आ गया, नहीं आ गया, चमका या नहीं चमका, रेडियस √2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपने को एल्जेब्रिकली नहीं, पूरा ज्योमेट्रिकली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लेंथ है, आर्क लेंथ ये वाली, आर्क लेंथ हो जाएगी, ये वाला एंगल चाहिए, तो ये पाई/2, तो वो वाला एंगल कितना हो गया, 3 पाई/2, तो एंगल आ गया 3 पाई/2 इंटू L इज इक्वल टू R इंटू थीटा, दैट इज √2, तो आपका आ गया आंसर 3 √2 पाई। वन कैसे आया बेटा, वन तो ये है ना, ये 1 है ना डिस्टेंस, ये कोड, कोड है ना, ये -1 0 0, सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे कोड पर तो वो बाइसेक्ट करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। चमका या नहीं चमका, क्लियर हो गया सभी लोगों को। OC बेटा 1 होगी, OA 1 है तो OC भी 1 होगी ना, ये एंगल 45 डिग्री है, 10 45। बताओ, दूसरा केस था थीटा इक्वल टू 3 पाई/4, तो लोकस क्या होगा, माइनर आर्क। थीटा इक्वल टू पाई/2 पर क्या होगा, सेमी सर्कल। क्लियर है सभी बच्चों को। ठीक है, अब 3 पाई/4 पर जो माइनर आर्क होगी वो कौन सी होगी, ऊपर वाली होगी, अपर माइनर आर्क, और पाई/2 पर भी ऊपर वाला सेमी सर्कल, अपर, अपर सेमी सर्कल। करूं आगे चलूं बच्चों, चलूं क्या आगे। तो तीसरा एग्जांपल है बेटा, मॉड ऑफ Z-8 - 2 आयोटा प्लस मॉड ऑफ Z-5 - 6 आयोटा इज इक्वल टू 5। तो लोकस ऑफ जेड क्या होगा, बताओ। What will be the locus of Z in this case? तो देखो यहाँ पर मेरे पास दो पॉइंट है, एक है Z1 8,2 और एक पॉइंट है Z2 5,6। तो इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है ना, मॉड ऑफ Z1 - Z2, वो इंपॉर्टेंट है। तो वो कितनी आ रही है, 5 ही आ रही, चेक करो। तो ये क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट। लोकस ऑफ जेड इज लाइन सेगमेंट। फोर्थ क्वेश्चन, मॉड ऑफ Z-1 प्लस मॉड ऑफ Z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 10। इसका लोकस बताओ बच्चों क्या होगा।
एलिप्स ये क्या है, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दैट इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 10। ए पॉइंट है बेटा 1,0, बी पॉइंट है आपका 0,-1, तो 2AE इज द डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज द √2। तो इसेंट्रिसिटी कितनी आ रही है बेटा बताओ, √2/10, दिस इज योर इसेंट्रिसिटी, दिस इज लेस देन 1, तो एलिप्स आ गया। तो लोकस इज एलिप्स। इस एलिप्स का इसेंट्रिसिटी यदि पूछ लिया जाए तो बता सकते हैं सभी लोग √2/10 होगा। इस एलिप्स का सेंटर बता सकते हैं क्या बच्चों, यदि ये एलिप्स है तो इसका सेंटर कितना होगा, ये जो दोनों फोकाई होंगे 1,0 और 0,-1, ये दोनों उसके मिड पॉइंट फोकाई होंगे, और फोकाई का मिड पॉइंट अपना सेंटर होता है ना। तो 1/2, -1/2 ये आपका बच्चों सेंटर होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार की कैलकुलेशन वो पूछ सकते हैं आपसे। फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों, मॉड ऑफ z-3 प्लस आयोटा माइनस मॉड ऑफ z प्लस 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1। इसका लोकस क्या होगा, यहां पर भी मोड लगा देता हूं, बताइए इसका लोकस क्या होगा बच्चों, व्हाट विल बी द लोकस, हाइपरबोला। चेक करना जरूरी है, PS1 माइनस PS2 इक्वल टू 2a का मोड, तो 2a का वैल्यू तो 1 आ गया, और S1 S2 जो है ना फोकाई के बीच के डिस्टेंसेस, तो S1 जो है ना फोकाई वो है आपका 3,-1, और जो दूसरा फोकाई है वो है -2,1। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आ रही है वो आ रही है 25 + 4 √29, √29 इज 2a। तो बताइए इसकी सेंट्रिसिटी कितनी आ गई, सेंट्रिसिटी आ गई √29, आ गई या नहीं आ गई। तो लोकस इज हाइपरबोला विद सेंट्रिसिटी √29, ठीक है ना। तो अपन इस तरीके से इसेंट्रिसिटी भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, चमक गई बातें, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन। आर्ग्यूमेंट ऑफ z-3 + 4 आयोटा अपॉन z + 2 - 5 आयोटा इज इक्वल टू 5π/6। क्या हो गई, माइनर या मेजर। तो एक पॉइंट है आपका यहाँ पर Z1 दैट इज 3, -4, दूसरा पॉइंट है Z2 -2, 5, माइनर आर्क। तो माइनर आर्क होगा, लेकिन इसको यदि मैं लोकेट करना चाहूं तो लोकेट मैं कैसे करूंगा बेटा, एक पॉइंट है 3, -4 दैट इज हियर Z1, एक पॉइंट है -2, 5 दैट इज हियर -2, 5, ठीक है। अब मेरे पास ये आ गया, अब इन दोनों में भी माइनर आर्क मतलब कुछ इस प्रकार की कहानी, ये छोटा सा आर्क है, ये सर्कल ऐसे बड़ा सारा जाएगा। तो ये वाला देखें यदि अपन,
तो z minus z2 is this and z minus z1 is this. So z minus z1 is ऊपर, तो ये फाइनल, ये इनिशियल, इनिशियल से फाइनल। तो बच्चों ब्लैक वाला माइनर आर्क होगा या फिर रेड वाला माइनर आर्क होगा? ब्लैक वाला या फिर रेड वाला? ब्लैक होगा श्योर, चेक कर लो। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी ब्लैक, दिस वन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन होता है ये कंप्लीट होता है ज्योमेट्रिकल पार्ट का। और किसी पार्ट में कोई डाउट है ज्योमेट्रिकल पार्ट में तो बताओ बच्चों। सो आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा और सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी।